स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 10 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ है, एग्जाम का एनालिसिस करेंगे और 10 मार्च के दोनों शिफ्टों के आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन मिल पाए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। क्योंकि हो सकता है कि जहां से आज प्रश्न पूछा गया है के अंदर से आपसे आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सके। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि एग्जाम किस प्रकार से आ रहा है और आपको आगे तैयारी करने में आसानी होगी। तो जो 7 और 8 तारीख में पेपर हुआ था वह कार्यकर्ता यानी कि पेपर ए का था। अब जो 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हुए हैं वह पेपर बी के यानी कि खुली भर्ती के लिए हैं। तो थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिला है 7 और 8 तारीख के पेपर के बाद। और क्वेश्चन थोड़े से डीप में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न किस टाइप से पूछे गए थे आज के एग्जाम में। तो जो पोषण एवं स्वास्थ्य से प्रश्न पूछा गया था वह सबसे पहला था कि बीसीजी की वैक्सीन कब लगाई जाती है। तो थोड़ा सा जो प्रश्नों का पैटर्न है वह आज के एग्जाम में हमें चेंज देखने को मिला है। इससे पहले हमें सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता था कि बीसीजी की वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है। अब जो प्रश्न बना है वह है कब लगाई जाती है। तो बीसीजी की वैक्सीन बच्चे के जन्म के समय तुरंत लगाई जाती है। और जो बीसीजी है इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलिमेट गुएरेन का टीका नवजात शिशुओं को जन्म के बाद जितना जल्दी हो सकता है लगाना चाहिए। यह टीका मुख्य रूप से तपेदिक यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो हमने टीकाकरण को काफी डिटेल में पढ़ा है और लास्ट में मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जिसके माध्यम से आप उसको एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही लगभग 100 प्रश्न एक वीडियो में मैंने और इसकी जो पोषण एवं स्वास्थ्य की 1000 प्रश्नों की सीरीज मैंने पढ़ाई थी उसमें भी कई प्रकार के प्रश्नों को टीकाकरण से संबंधित डिटेल में पढ़ाया था। और 100 जो प्रश्न महत्वपूर्ण मैंने पढ़ाए हैं टीकाकरण से संबंधित वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि आज बीसीजी की वैक्सीन के बारे में पूछा है, कल दूसरे टीका के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और आने वाले एग्जाम में से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि बीसीजी की वैक्सीन की कुछ खास बातें। तो अस्पताल या किसी अन्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए। यह टीका उन शिशुओं को दिया जाता है जिनका किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने का खतरा है जिसे टीबी है। और यह टीका 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा असरदार होता है। साथ ही याद रखिए कि यह टीका मेनिंजियल या माइरी टीबी के खिलाफ 50 से 80% सुरक्षा देता है। तो टीबी के खिलाफ सुरक्षा टीका लगने के लिए 6 से 8 सप्ताहों के बाद शुरू होता है और यह करीब 10 सालों तक बना रहता है। इसके बाद जो पोषण से जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है विटामिन ए किस पौधे में पाया जाता है। तो अभी तक आपने जो प्रश्न देखे थे वह सीधे सीधे ही जो कार्यकर्ताओं के एग्जाम हुए 7 और 8 को, तो उसमें जो प्रश्न बन रहे थे वह सीधे ही विटामिन से ऐसे पूछ लिए जाते थे कि इस विटामिन का रासायनिक नाम या इससे होने वाले रोग कौन से हैं। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। देखो प्रश्न इस प्रकार बना है कि विटामिन ए किस पौधे में पाया जाता है। तो विटामिन ए के पौधे के स्रोतों में शामिल है आम, पपीता, कई, स्केबिज, गाजर, शकरकंद और मक्का। लेकिन सफेद किस्में नहीं होती हैं इसमें। विटामिन ए के अन्य स्रोत जैसे कि लाल ताड़ का तेल और ब्रूती ताड़ का तेल होता है। अगर इन तेलों को उबालकर उनका रंग हटाया जाए तो विटामिन ए क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि लाल ताड़ का तेल और ब्रूती ताड़ के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह इस प्रकार है कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर इन्होंने रासायनिक नाम दे दिया, विटामिन का नाम नहीं दिया है।
तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। यह एक गंभीर स्थिति है। विटामिन सी की जो अन्य हम लक्षणों की बात करें तो आसानी से चोट लगना और खून बहना इसके क्या है? लक्षण हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह डीपीटी का सेकेंड डोज पूछा गया था कि बच्चे को सेकेंड डोज इसका कब लगाया जाता है। तो आप तीनों ही देख लीजिए। फर्स्ट डोज लगाया जाता है पहले 6 सप्ताह में, सेकेंड डोज लगाया जाता है 10 सप्ताह में, यानी कि लगभग जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है, और जो पहला डोज लगता है वह लगभग 1.5 माह में लगता है। थर्ड डोज जो लगता है वह 14 सप्ताह में लगता है, यानी कि इसे को बूस्टर डोज कहा जा सकता है। तो 3.5 महीने में यह डोज लगता है। थोड़ा सा हम डीपीटी के बारे में जान लेते हैं। डीपीटी जिसे डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस आदि के मिश्रित टीके कहा जाता है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का मिश्रित टीका डीपीटी है। इन रोगों से बचाव के लिए अलग अलग और इन तीनों के मिले टीके ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल एंटीजन के रूप में सुई द्वारा दिए जाते हैं। इन टीकों की 3 सुइयां 1-1 महीने के अंतर पर दी जाती हैं। इन टीकों में क्या होता है? प्रायः हल्का बुखार आता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सही प्रश्न में लेकर आऊं और उसका थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ा सकूं। तो बस इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न टीटी के टीके से कुछ पूछा गया था। तो आप थोड़ा सा टीटी का टीका का मतलब है टिटनेस टॉक्साइड का टीका। तो यह पहली बार गर्भधारण करने के लिए टीटी का टीका, यानी कि पहली बार जो माताएं गर्भधारण करती हैं उनको टीटी के 2 टीके लगवाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों के बीच में दोनों जो टीटी के टीके लगते हैं फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है वह 4 से 5 सप्ताह का अंतर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सके। और इसी के साथ याद रखिए कि जो दूसरा टीका इसका लगता है वह प्रसव के 4 सप्ताह पहले लगता है। और अगर 5 साल से कम अंतर पर दूसरा गर्भ हो तो एक टीटी का टीका लगता है। अगर 5 साल से ज्यादा का अंतर हो तो 2 टीके लगते हैं दोबारा गर्भधारण करने पर। इसके बाद अगला प्रश्न आरटीई एक्ट 2009 से पूछा गया था। सभी प्रकार के अधिनियमों को भी मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है और सबकी मैराथन क्लासेस भी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। तो एग्जाम से पहले मैराथन क्लासेस जरूर देखकर जाइएगा। और इससे संबंधित मैंने हर एक्ट के लगभग 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो वह क्वेश्चन भी देखकर जरूर जाइएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो जो आरटीई एक्ट 2009 है, इस अधिनियम के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ और वह 2 दिसंबर 2002 को किया गया। इसी के साथ याद रखिए कि इस अधिनियम की पारित होने की डेट याद रखिएगा, तो वह है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू किया गया। साथ ही याद रखिए आरटीई एक्ट 2009 में जो अनुच्छेद 21A है, 21A है, उसके भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, आरटीई एक्ट जिसे कि राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके तहत शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही याद रखिए कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए यह 6 से 18 वर्ष है। बाकी सभी के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए है, बस दिव्यांग जो बालक हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण से कुछ प्रश्न पूछा गया था।
तो अगर हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 की बात करें तो यह है 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2015 को पारित हुआ। और 15 जनवरी, याद रखिएगा 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया। इसी के साथ इसमें याद रखिए कि इस अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया गया कब, 15 जनवरी 2016 को। और इस अधिनियम में कुल 10 अध्याय हैं और 112 धाराएं हैं। मैंने इसको भी काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख एवं संरक्षण को देख सकते हैं। सभी अधिनियम को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो आप अधिनियम की क्लास जरूर देखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बच्चों को स्तनपान कराने के क्या लाभ हैं? तो स्तनपान कराने से शिशु को कई तरह के फायदे होते हैं, साथ ही इसमें माँ को भी कई फायदे होते हैं। अगर हम शिशु के फायदे की बात करें तो स्तनपान कराने वाले शिशु को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। उनके कान के संक्रमण, दस्त, श्वसन संबंधी बीमारियों और एलर्जी, तो इस प्रकार उनको कई प्रकार की बीमारियों से क्या होती है, लड़ने की क्षमता प्रदान होती है माता के दूध से। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? याद रखिएगा पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह है नियासिन। तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। यह एक प्रणालीगत बीमारी है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। पेलाग्रा होने की अगर हम वजह को देखें तो आहार में नियासिन या ट्रिप्टोफैन की कमी, शरीर में इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थता, गरीबी और सीमित भोजन, खाद्य असुरक्षा और शराब की लत, इनका क्या है, कारण है पेलाग्रा रोग का। एक और चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे आगे एग्जाम में पूछा जाए कि जो पेलाग्रा रोग है इसे 3Ds रोग भी कहा जाता है। 3Ds रोग भी कहा जाता है क्योंकि इसे अतिसार यानी कि डायरिया, चर्म रोग डर्मेटाइटिस और पागलपन यानी कि हेमेंटिया, तो इस प्रकार इसे 3D रोग भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अतिसार यानी कि व्यक्ति को डायरिया हो जाता है ज्यादा अधिक मात्रा में, तो इससे संबंधित फिर क्या होता है, चर्म रोग और फिर पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार इसमें ये 3 क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं जिसे पेलाग्रा रोग या 3Ds रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, MR वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है? याद रखिएगा MR वैक्सीन खसरा रोग से बचाव के लिए दी जाती है, जिसे MMR का भी कहा जाता है, MMR का टीका। तो MR वैक्सीन खसरा और रूबेला नामक वायरस संक्रमणों से बचाव के लिए दी जाती है। यह एक संयोजन वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी टीका लगाने के दुष्प्रभाव क्या हैं? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के दुष्प्रभाव आमतौर पर हल्के होते हैं, ज्यादातर लोगों को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के संबंधित कुछ हम दुष्प्रभाव देखेंगे तो आमतौर पर यह हल्के होते हैं, ज्यादातर लोगों को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इंजेक्शन वाली जगह पर उसे थोड़ा हल्का दर्द हो सकता है, लालिमा हो सकती है, कोमल का हल्का बुखार, सिरदर्द, थकान, भूख ना लगना, मतली, चिड़चिड़ापन, नींदपन, तो इस प्रकार के कुछ थोड़े ही दुष्परिणाम उसमें देखने को मिलते हैं हमें हेपेटाइटिस बी के टीके में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिंक की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न को सीधा ना पूछकर थोड़ा सा घुमाकर आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेपर का लेवल है वह थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम 7 और 8 मार्च का अगर हम पेपर देखें तो जितने भी हमें प्रश्न देखने को मिले हैं तो उसमें काफी इजी क्वेश्चन आए थे। तो जिंक की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो शरीर में जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप जिंक से भरपूर आहार ले सकते हैं, इसके अलावा जिंक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो जिंक से भरपूर हम खाद्य पदार्थों की बात करें तो मांस, खासकर लाल मांस, सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंद, राजमा, मशरूम, एवोकाडो और मछली जैसे कि ओयस्टर और मैकेलर,
अंडे, कद्दू के बीज, जिनकी की कमी के हम लक्षण अगर देखें तो भूख में कमी यानी कि भूख कम लगना, स्वाद और गंध की भावना में बदलाव, और ये फिर से रिपीट हो गया है, तो ये उसके क्या हैं, लक्षण हैं जिंकी की कमी के। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैल्शियम की आवश्यकता कौन सी तिमाही में सर्वाधिक होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि गर्भवती स्त्री को पूछा गया है कि कैल्शियम की आवश्यकता कौन सी तिमाही में सबसे ज्यादा होती है, तो वह कौन सी है, तीसरी तिमाही में। इसके बाद कुछ विटामिन बी 5 से प्रश्न पूछा गया था। तो अगर हम विटामिन बी 5 की बात करें तो विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है पेंटाथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे कि मस्तिष्क को यह क्या होता है, प्रभावित करता है। विटामिन बी 5 की कमी के कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, जैसे कि थकान, अनिद्रा, अवसाद, चिड़चिड़ापन, उल्टी, ये सभी इसकी कमी के लक्षण हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, श्रेष्ठ योजना कब शुरू की गई। तो 2021-22 में यह योजना शुरू की गई। इसे केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। इसका संचालन सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय करता है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट की योजनाएं हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे बोला था 7 और 8 के एग्जाम एनालिसिस में कि करंट की क्वेश्चन जो योजनाएं हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह भी योजनाओं ही से था, और योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य पूछा गया था कि क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है यह है सुकन्या समृद्धि योजना का ही हिस्सा है, और इसकी जो शुरुआत है वह 22 जनवरी, याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। दोनों को ही आप नाम याद रखिए, सुकन्या समृद्धि योजना, और जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वह बालिकाओं के प्रति परिवार का दृष्टिकोण में परिवर्तन करना था। इसके अंतर्गत लोगों में लड़कियों की सुरक्षा और उनके क्या है, शिक्षा तथा कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण के प्रति उनको क्या करना, उनसे जुड़े मुद्दों में उन्हें समाधान ढूंढना। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं उनके क्या होते हैं, इस योजना के तहत बैंक खाते खोले जाते हैं, और जमा राशि पर आयकर छूट के साथ 9.1%, याद रखिएगा 9.1% वार्षिक क्या है, ब्याज प्रदान किया जाता है। यह खाता 1000 रुपए से खोला जाता है, और यह खाता बालिका के 21 वर्ष तक चालू रहता है, और जब बालिका 18 वर्ष की पूरी हो जाती है तो वह अपनी राशि का 50% निकालने में स्वतंत्र हो जाती है। और याद रखिएगा इसी के तहत इसमें कितनी राशि जमा की जाती है, 1.5 लाख रुपए की अधिकतम राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा की जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 में क्या बताया गया है। तो अभी तक 7 और 8 के एग्जाम में धाराओं से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिले थे। जो आज का एग्जाम है उसमें धाराओं से प्रश्न आए हैं। तो अब हो सकता है कि आगे भी धाराओं से प्रश्न पूछे जाएं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 है, याद रखिएगा इसकी शुरुआत है वह 1961 में की गई थी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की। और इसमें धारा 5 के मुताबिक दहेज लेने या देने या लेने का कोई भी करार शून्य होता है। तो यानी कि दहेज लेने या देने के लिए कोई भी प्रकार का समझौता वैध नहीं होता है, यह धारा 5 में बताया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जिसे कि पीडब्ल्यूडी 2016 भी कहा जाता है, कब लागू हुआ। याद रखिएगा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 यानी कि जिसे RPWD कहा जाता है, WD या RPWD
एक्ट कहा जाता है 19 अप्रैल 2017 को। याद रखिएगा 19 अप्रैल 2017 को यह अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम की जगह है लेता है, यानी कि इस अधिनियम की जगह है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लाया गया 19 अप्रैल 2017 को। इसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम से प्रश्न पूछा गया था, तो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप देख सकते हैं अधिनियमों से काफी प्रश्न पूछे गए हैं आज के एग्जाम में, तो अधिनियमों की क्लास भी मैंने काफी डिटेल में पढ़ाई है और उसका शॉर्ट रिवीजन भी करवाया है। इससे संबंधित मैंने 100 एमसीक्यूज की क्लास भी चैनल के माध्यम से पढ़ाई है, तो आप चैनल पर जाकर इन क्लासेस को एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। हर एक क्लास काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने पढ़ाया है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसे कि एनएफएसए कहा जाता है 2013 को 12 अप्रैल 2013 को कानून में हस्ताक्षर किया गया और यह 5 जुलाई, याद रखिएगा 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ। इसे खाद्य अधिनियम अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाला खाद्यान्न मिलता है। इस तरह करीब 2/3 आबादी को अत्यंत सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिलते हैं। आगे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए थे, तो अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो अंडू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की जिसमें Ctrl+Z होता है, इसका इस्तेमाल कई कंप्यूटर प्रोग्रामों में किया जाता है। इसके बाद ब्राउजर और सर्च इंजन से प्रश्न पूछे गए थे। MS वर्ड ओपन कैसे किया जाता है, तो इससे प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न मैथ्स को देखेंगे, तो मैथ्स से 2-3 प्रश्न हमें देखने को मिले हैं, यानी कि 2-3 प्रश्न हमें पूरे मिल पाए हैं। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार था कि 500 एकड़ भूमि के 22% पर गेहूं बोया जाता है, बताइए कितनी एकड़ भूमि में गेहूं बोया जाएगा? तो इसका जो आंसर है वह 110 एकड़ है। तो प्रश्न क्या दिया गया है, 500 एकड़ भूमि पर 22% गेहूं बोया जाता है। तो 22% हम इसका निकाल लेंगे, 500 का 22%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 22 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 110 एकड़। इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न मिल पाया है वह इस प्रकार है, 92,500 रुपए पर एक वर्ष में 4.8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होगा। तो एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से आया था। इसका मतलब है कि SICI से प्रश्न पूछे गए थे। तो SICI की मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया है, SI के भी और CI के भी, और काफी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया है। तो SICI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की जो क्लास है आप जरूर देख कर जाइए। और मैंने मैथ्स की सभी क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो मैथ्स की सभी क्लासेस आप एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइए। अगला जो प्रश्न था वह इस प्रकार था कि 5 वर्ष में एक पेड़ की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो जाती है, तो प्रति वर्ष में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि किस प्रकार था, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने बताया था कि एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष में वृद्धि ज्ञात करना है। तो मैंने प्रश्न इस प्रकार बना दिया कि आप समझ सकें कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। और साथ ही LCM HCF से एक प्रश्न पूछा गया था, औसत से, और आप देख सकते हैं कि SICI से तो आया ही था, और टाइम एंड वर्क से भी प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो रीजनिंग से सबसे पहले तो सीरीज से, इस टाइप की कुछ सीरीज दी गई थी, उससे प्रश्न पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कथन निष्कर्ष से एक प्रश्न पूछा गया था और मिरर इमेज से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार इस टॉपिक से प्रश्न रीजनिंग में पूछे गए थे। इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। आपको रीजनिंग की भी क्लास चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा।
अगला देखेंगे हम बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न की किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। बच्चों को ओआरएस देने से क्या लाभ होता है? तो तीव्र दस्त के उपचार के लिए भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी, जिसे कि आईएपी कहा जाता है, और भारत सरकार द्वारा भी जिंक के साथ ओआरएस की सिफारिश की जाती है। पूरक जिंक दस्त से पीड़ित बच्चों को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण, कोशिका वृद्धि, प्रतिरक्षा कार्य और पानी और इलेक्ट्रॉल्स के आंतों के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के क्या कार्य होते हैं? तो हम सभी प्रकार के कार्यों को देखेंगे। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो मुख्य काम होते हैं वह बच्चों का टीकाकरण करना, बच्चों का वजन रिकॉर्ड करना, बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, बच्चों को दवा देना, बच्चों को कुपोषण से बचाना, बच्चों को दस्त का इलाज करना, कृमि मुक्त करना, बच्चों को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की निगरानी करना, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा जांच करते रहना, बच्चों को पूरक पोषण देना। तो ये सभी क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मुख्य काम हैं। इसके बाद साइंस से था प्रश्न, यानी कि जीके में था कि पुरुष में भ्रषण के क्या कार्य होते हैं? तो पुरुष में भ्रषण के दो मुख्य कार्य होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करना, और भ्रषण पुरुषों के प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है, इन्हें अंडकोश भी कहा जाता है। आगे, श्रवण बाधित बालक को आग लगाने का संकेत हम कैसे दे सकते हैं? कुछ इस प्रकार से बाल विकास से संबंधित प्रश्न था। इसके बाद अगर हम प्रबंधकीय कौशल की बात करें तो उससे 8 प्रश्न पैराग्राफ से पूछे गए थे, बच्चों के ऊपर ही पैराग्राफ था, और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था कि क्या था? तो मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि याद रखिएगा 2012 से 2017 तक चली, और यह योजना सबसे आखिरी योजना थी, क्योंकि इसके बाद फिर नीति आयोग आ गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, समानता और उत्कृष्ट लाना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाना और नई पहलें शुरू करना, रोजगार बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी समर्थन का संयोजन करना, आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए निर्यात की दरों को बढ़ाना। तो ये सभी 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद जो मैनेजमेंट है उसमें मोबाइल संचार से भी काफी प्रश्न थे और नेतृत्व से भी काफी प्रश्न थे। नीति आयोग से 2 प्रश्न थे। तो आप संचार को और नेतृत्व को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादा देखने को मिले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जो कि दोनों शिफ्टों के एनालिसिस मैंने काफी अच्छे से करा दिया है। जितने मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो शेयर जरूर करिएगा, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। सभी सब्जेक्ट्स की आपको मैराथन मिल जाएंगी, तो मैराथन जरूर देखकर जाइएगा। और सभी सब्जेक्ट्स के 100 एमसीक्यूज मैंने अलग अलग करवाए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अलग अलग करवाए हैं मैंने, और 1000 प्रश्नों की सीरीज जो आपके पोषण स्वास्थ्य की है, मैनेजमेंट की है, बाल विकास की है, इसकी आपको 1000 प्रश्नों की सीरीज भी मिल जाएगी, तो वह भी आप देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो हम डेली ही एग्जाम एनालिसिस जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ऑल सेलेक्ट करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो जल्दी हम अपने अगले एनालिसिस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।